आर्टिकल 64 द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है वेकेशन ऑफ सीट्स, यानी सीट्स कैसे खाली हो जाएंगी। ठीक है, पढ़ते हैं। सब आर्टिकल 1 कहता है आर्टिकल 64 का, पहले तरीके से कैसे सीट वैकेंट होगी नेशनल असेंबली की या सेनेट की, कि जो भी उस दोनों हाउसेस का जो भी मेंबर होगा वो, अगर नेशनल असेंबली है तो स्पीकर को लिखेगा, सेनेट है तो अपने चेयरमैन को एड्रेस करेगा, लिखेगा कि भाई मैं इस सीट से इस्तीफा देता हूँ, रिजाइन देता हूँ, और ऐसे रिजाइन जैसे ही उसका एक्सेप्ट हो जाएगा उसकी सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी। एक ये तरीका है। दूसरा है सब आर्टिकल 2, ये कहता है कोई भी मेंबर सेनेट का हो या नेशनल असेंबली का हो, 40 दिन लगातार वो बिना इंटीमेट किए अगर गायब है, किसी भी उसमें प्रोसीडिंग्स में नहीं आया 40 दिन लगातार, तो ऑटोमेटिकली उसकी सीट भी जो है वैकेंट हो जाएगी। ये दो तरीके हैं जो आर्टिकल 64 में हमें दिए गए हैं कि भाई किसी भी मेंबर के इधर हाउसेस, किसी भी मेंबर की सीट कैसे वैकेंट होती है। एक, या तो वो खुद रिजाइन करे, दूसरा या वो 40 दिन लगातार वो बिना इंटीमेशन के गायब रहे उस हाउस से, तो भी उसकी ऑटोमेटिकली जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। आर्टिकल 65 कहता है ओथ ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की ओथ कैसे होगी। यहाँ पे एक थर्ड शेड्यूल दिया गया है जहाँ पे मेंबर्स की ओथ लिखी गई होगी। वहां पे ये शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जैसे शेड्यूल 4 है, ठीक है, ये अक्सर एग्जाम्स में मैंने देखा है पूछ लेते हैं कि भाई शेड्यूल 4 में, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 4 में क्या क्या है, तो नीचे ऑप्शंस होते हैं, उसमें ओथ वगैरह लिखी होती है, लेजिस्लेटिव लिखी होती है। ठीक है, तो आप उसमें करेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो। मैंने काफी सारी टेस्ट में ये देखा है कि भाई ये सवाल लेजिस्लेटिव लिस्ट किस शेड्यूल में दी गई है, या ऐसे उलट होता है कि भाई शेड्यूल 4 के अंदर क्या दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ओथ ऑफ द मेंबर्स हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 63 में कि भाई दोनों हाउसेस के जो मेंबर हैं वो ओथ अपने हाउस के सामने लेंगे, किसी स्पेसिफाइड के नाम सामने नहीं लेंगे, पूरे हाउस के सामने वो खड़े होके ओथ लेंगे। ठीक है, ओथ देंगे, और जिनकी ओथ जो स्पेसिफाइड की गई है फॉर्म शेड्यूल 3 में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं आर्टिकल 66, प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के क्या प्रिविलेजेस वगैरह होंगे। सब आर्टिकल 1 है आर्टिकल 66 का, ये कहता है पहला जो प्रिविलेजेस उनके पास होगा किसी भी मेंबर का इधर हाउसेस, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव हाउसेस में एड्रेस कर सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं, फ्रीडम है उनके पास, वो बोल सकते हैं। अगर कोई शख्स, कोई भी मेंबर इधर हाउसेस में अगर कोई भी तकरीर जाके करता है, कोई भी चीज जाके करता है, तो कोई भी उसके पास ये फ्रीडम है स्पीच करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके पास है, तो कोई भी दूसरा शख्स उसको उस स्पीच के ऊपर किसी भी कोर्ट में नहीं घसीट सकता, कोई भी उसके ऊपर कोई डेफेमेशन का केस या वगैरह वगैरह नहीं कर सकता कि भाई आपने असेंबली में स्पीच कर रहे थे और मेरे लिए ये किया। तो ये एक किस्म का प्रिविलेज है। वन क्या प्रिविलेज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरा प्रिविलेज उनके पास इसी सब आर्टिकल में है, वो कहता है कि भाई उनको कोई भी किसी कोर्ट में उस स्पीच के बिना पर कोई भी प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता। सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 66 में ये कहता है दूसरे जितने भी पावर्स वगैरह ये वो मेंबर्स के होंगे वो डिफाइन किए जाएंगे, वो अपने कुछ रूल्स वगैरह कुछ से अलग से कवानीन बना सकती है जिनके ऊपर उनको ज्यादा दूसरे पावर्स वगैरह देंगे। ये कहता है कि अगर ऐसे कोई पावर्स वगैरह नहीं बने वगैरह वगैरह, तो जो भी कमेटीज वगैरह के दूसरे लोग जो पावर्स इस्तेमाल करते हैं एज सच, सेम मेंबर भी इधर हाउसेस के मेंबर, सेनेट के उसके वो मेंबर, उनके भी वही पावर्स और इख्तियारात वगैरह रहेंगे। सब आर्टिकल 3 है आर्टिकल 66 का, ये कहता है कि भाई अगर कोई भी मेंबर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में किसी भी मेंबर को रिक्वायर किया गया है, उसको कहा गया है कि भाई आ जाओ इस किसी केस में, इस मैटर में आप अपनी गवाही दो या कोई भी डॉक्यूमेंट आके प्रोड्यूस करो, अगर वो इस चीजों से रिफ्यूज करता है, ना कोर्ट में आके उस पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आके कोई गवाही देता है या कोई उसका कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं, उससे इन चीजों से अगर वो इनकारी होता है तो उसके लिए पनिशमेंट वगैरह भी कानून में ऐसे कुछ बनाए जा सकते हैं। यानी मेंबर को अगर किसी कमेटी ने बुलाया है, उसी पार्लियामेंट्री कमेटी की कोई भी कमेटी होती है, डिफरेंट कमेटी होती है, कोई कमेटी ने उसको बुलाया है किसी भी गवाही देने के लिए या किसी भी मैटर से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं और वो इन चीजों से इनकारी होता है, रिफ्यूज करता है, तो उसको पनिशमेंट वगैरह भी दे सकती है। कहता है कि जैसे भी कोर्ट किसी को इनकारी को सजा वगैरह देती है, ऐसे सेम सजा देगी। दूसरा ये है कि जो प्रेसिडेंट साहब है हमारे, ठीक है, वो इस आर्टिकल को को इफेक्ट देने के लिए कोई भी कानून वगैरह बना सकते हैं कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, ठीक है, तो ऐसा कोई भी कानून वगैरह रूल्स वगैरह वो बना सकते हैं।
सब आर्टिकल 4 और आर्टिकल 66 के अंदर ये कहता है, सब आर्टिकल 4 मेंबर्स के अलावा दूसरे लोगों को भी, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, जनरल है, प्राइम मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, इनको भी राइट था, हमने पीछे पढ़ा कि भाई वो भी आके बिना उसके मतलब कि ना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में एड्रेस कर सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं। ये कहता है मेंबर्स के अलावा जैसे दूसरे ये लोग हैं, इनको भी अगर वो आके एड्रेस करते हैं तो उनको भी वो सेम प्रिविलेजेस होंगे जैसे यहाँ के मेंबर्स को होंगे, यानी उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, ये सारी चीजें उनको होंगी। सब आर्टिकल 5 या आर्टिकल 66 का ये कहता है, इन हाउस का मतलब इस आर्टिकल में ये है कि दोनों हाउसेस, ठीक है, और वो ज्वाइंट सेटिंग में हो या कोई भी उनकी जो कमेटी वगैरह है उसको भी एज अ हाउस इन्होंने यहाँ पे तस्वर किया। आर्टिकल 67 कहता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स। हाउस जो भी है, ठीक है, वो अपने रूल्स बना सकता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स बने हुए, रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। ये कहता है वो रूल्स बना सकते हैं फर्दर अपने उन कामों वगैरह को रेगुलेट करने के लिए, जितने भी उनके एक्ट्स वगैरह या प्रोसीजर अपने घर हाउस के काम वगैरह हैं, ठीक है, उन सब को रेगुलेट करने के लिए अपने रूल्स बना सकता है। सब आर्टिकल 2 इसका ये कहता है जब तक वो रूल्स बने, यानी कौन से रूल्स, रूल्स ऑफ बिजनेस 1973, जब तक वो बने तब तक प्रेसिडेंट जो भी रूल्स बनाए, रूल्स ऑफ बिजनेस बनाएगा, उनको फॉलो किया जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं आर्टिकल 68 में। आर्टिकल 68 कहता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डिस्कशन इन मजलिस शूरा, कि भाई डिस्कशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, मजलिस शूरा में डिस्कशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी। ये कहता है, ये जजेस को मतलब कि एक्सक्लूड किया गया है, ताकि पहले जो हम पीछे हमने पढ़ा था कि भाई मेंबर्स के पास राइट टू स्पीच है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 68 में ये इन्होंने डाल दिया कि भाई जजेस के कंडक्ट के ऊपर, जजेस कौन सा कंडक्ट, जिस जो यानी वो काम करते हैं अपने फंक्शन ऑफिशियल ड्यूटीज को सरअंजाम करते हैं, उस कंडक्ट के ऊपर कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का अपने रिस्पेक्टिव हाउस में जजेस के उस कंडक्ट के ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं कर सकता, रोका गया, डिस्कस नहीं कर सकता। तो ये जजेस को समझेंगे, इसी आर्टिकल में एक प्रिविलेज दिया गया। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 69, ये कहता है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ मजलिस शुरा। अब अगेन एक दूसरा प्रिविलेज दिया गया है कि भाई कोर्ट को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो मजलिस शुरा के किसी भी काम या प्रोसीडिंग्स को इंक्वायर करे, पार्लियामेंट के किसी भी प्रोसीडिंग्स को इस ग्राउंड के ऊपर आप चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं सुन सकती उसको ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी। फॉर एग्जांपल कोई भी काम वगैरह हुआ है वो सही प्रोसीजर के हिसाब से नहीं हुआ है, कुछ उसमें इरेगुलरिटीज हैं, कुछ गलत तरीके से वो प्रोसीजर हुआ है या कुछ वगैरह वगैरह, तो कोर्ट इन चीजों के ऊपर नहीं सुन सकती। इस ग्राउंड, स्पेसिफिक ग्राउंड के ऊपर कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो उसके ऊपर उसको सुने, उसके ऊपर इंक्वायरी करे और डिसाइड करे मैटर। अब सब आर्टिकल 2 है इसका, ये कहता है जो भी कोई भी ऑफिसर है जिसको ये पावर दिया गया है कि भाई आप जाओ और रूल्स ऑफ बिजनेस को आप इसको चलाओ वगैरह वगैरह, जितने भी काम वगैरह हैं, ये किसी एक शख्स को, उस पार्लियामेंट के किसी भी एक शख्स, किसी भी एक ऑफिसर को वो काम दिया गया, सौंपा गया कि भाई ये रूल्स ऑफ बिजनेस आपको रेगुलेट करने हैं, तो वो शख्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, उसके जो भी वो काम वगैरह पावर्स वगैरह होंगे, वो कोर्ट उनके ऊपर एक्शंस ले सकती है, उनके ऊपर कोर्ट के पास एक्चुअली जुरिडिक्शन है, उनको वो एक्सरसाइज, अपनी जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करके उनके जो पावर्स वगैरह हैं देखेंगे कि हाँ ये रूल्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट जो भी पावर वगैरह कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कोर्ट जुरिडिक्शन इस्तेमाल करके उनको सुन सकती है, उनके ऊपर फैसले दे सकती है। आज का आखिरी आर्टिकल है वो पढ़ेंगे। आर्टिकल 70 कहता है इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, कोई भी बिल किसी भी दोनों हाउसेस से कैसे इंट्रोड्यूस होगा, वो पास कैसे होगा, ये सारा प्रोसीजर हम आर्टिकल 70 में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा गौर से देखिएगा। ये कहता है कि जो 4th शेड्यूल में लेजिस्लेटिव लिस्ट है, उन लेजिस्लेटिव लिस्ट के हिसाब से अगर कोई भी आपको लेजिस्लेशन वगैरह करनी है और ऐसी लेजिस्लेशन का कोई भी बिल है, तो वो दोनों हाउसेस से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। दोनों हाउसेस में किसी भी हाउस पे आप उसको लेजिस्लेशन लिस्ट को, अगर कोई ऐसा बिल है तो उसको प्रेजेंट कर सकते हो, वहां से उसको स्टार्ट कर सकते हो, ओरिजिनेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने नेशनल असेंबली में कोई ऐसा बिल ओरिजिनेट किया, जब वहां से वो पास हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे उसको दूसरे हाउस के पास, यानी सेनेट के पास। अगर सेनेट ने भी उसको विद और विदाउट अमेंडमेंट पास किया, उसके बाद फिर वो अगर विदाउट अमेंडमेंट पास किया तो फिर उसके बाद वो जाएगा सीधा प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज एसेंट। ठीक है, अगर सेनेट उसको अमेंड करती है तो क्या प्रोसीजर होगा, फिर उसको हम पढ़ेंगे।
वो फिर वापस आता है उसके पास। लेकिन उसको हम आगे पढ़ते हैं। सब आर्टिकल 2 है, ये कहता है, अभी जो बात हो गई जो हमने कहा था कि अगर कोई अमेंड करती है, फॉर एग्जांपल सेनेट नेशनल असेंबली में हमने कोई बिल ओरिजिनेट किया, वहां से पास हुआ, हमने सेनेट भेजा, सेनेट ने कहा कि नहीं भाई इसमें ये तरामीम करो, फिर ऐसी कंसिडरेशन के साथ वो वापस उस हाउस में भेजेगा जहां से वो ओरिजिनेट हुआ था, यानी नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली के ऊपर अगर वो अमेंडमेंट के साथ उसको एक्सेप्ट करती है, फिर उसको पास करके फिर वहां से दोबारा फिर वो सीधा चला जाएगा प्रेसिडेंट के साहब के पास कि भाई अभी अपनी रजामंदी दे दो। सब आर्टिकल 3 आर्टिकल 70 का ये कहता है, फॉर एग्जांपल दोनों वाले ऊपर जो हमने अभी दो सिचुएशंस पढ़ी ना, कि एक अगर ओरिजिनेट करेगा दूसरे को भेजेगा, दूसरा अगर उसको विदाउट ना अमेंडमेंट करता है ना करता है और वहीं उसको कैंसिल करके भेज देता है, ठीक है, तो उस पर ज्वाइंट सिटिंग होगी। या फॉर एग्जांपल उसने अमेंडमेंट करके वापस भेजा और उस अमेंडमेंट से जो पहले जहां से ओरिजिनेट हुआ था वो खुश नहीं है, वो कहता है नहीं ये अमेंडमेंट इसमें नहीं डालेंगे, तब भी वेट करेंगे किसी ज्वाइंट सिटिंग में जहां पे दोनों हाउसेस इकट्ठे बैठेंगे, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगा और मेजोरिटी ऑफ वोट से अगर वो फिर पास हो जाता है, उसके बाद फिर वो हम भेजेंगे प्रेसिडेंट साहब के पास और कहेंगे कि सर अब आप अपनी एसेंट दे दो। अगर 90 दिन के अंदर फॉर एग्जांपल एक हाउस ने ट्रांसमिट कर दिया सेनेट के पास और 90 दिन तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं उस पर और वहां पे पड़ा ही रहा, तब भी वही सिचुएशन होगी कि भाई वापस आएंगे वो ज्वाइंट सेटिंग के बाद उसमें होगा और फिर वो आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 70 के सब आर्टिकल 4 में आखिरी सब आर्टिकल है। अब ये कहता है कि यहाँ जितना हमने बार बार फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पढ़ा, तो उसका मतलब है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट वो है जो 4th शेड्यूल में प्रोवाइड की गई है, बस इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत शुक्रिया।